हेलो दोस्तों, जय हिंद। कल हम लोगों ने कोशिका के बारे में कुछ समझा था, ठीक है। और कहाँ तक समझा था ये आप लोगों को थोड़ा सा हम बता देते हैं। कल हम लोगों ने कोशिका के बारे में ये समझा था कि कोशिका जो होती है उसके बारे में किसने बताया और क्या होती है कोशिका, और कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, और मानव में सबसे बड़ी और छोटी कोशिका क्या होती है। ये सब हमने कल के वीडियो में देख लिया था, ठीक है। आज हम कोशिका के बारे में आगे समझते हैं, ठीक है। आज हम समझते हैं कोशिका होती कैसी है, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल जंतु कोशिका के बारे में समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पादप कोशिका के बारे में समझेंगे, ठीक है। जंतु कोशिका, ठीक है। जंतु कोशिका जो होती है वो आकार में गोल होती है। जंतु कोशिका आकार में कैसी होती है? गोल होती है, ठीक है। जंतु कोशिका आकार में गोल होती है। अब इस कोशिका के जो ये बाहरी परत है इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, ठीक है। और ये अंग इस जीव द्रव्य के अंदर होता है, ठीक है। यानी कोशिका में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आर, उसके बाद फिर होता है सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, और एक होता है सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गल्जी हो गया, एक होता है गल्जी हो गया, दूसरा एक और होता है केंद्र, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे कि ये सारे कोशिका के अंग हो गए, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम ये समझते हैं कि कोशिका के बाहरी जो परत होती है इसके बारे में समझते हैं। और इसके अंदर जो ये तरल पदार्थ जो पाया जाता है जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं, जो तरल पदार्थ है जिसे हम क्या कहते हैं? जीव द्रव, ठीक है। इस जीव द्रव्य के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब ये जीव द्रव्य जो होता है, पहले तो कोशिका झिल्ली समझते हैं, उसके बाद ये समझेंगे जीव द्रव्य, ठीक है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? एक प्रकार की पतली संरचना होती है, झिल्ली जैसी संरचना होती है, झिल्ली जैसी संरचना, ठीक है। एक प्रकार की झिल्ली जैसी पतली संरचना होती है। यह जो कोशिका झिल्ली है यह अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य कहने का मतलब ये होता है कि ये अपने बाहर से, अपने अंदर और अपने बाहर कुछ पदार्थों को जाने आने देती है, इसलिए इसे हम अर्धपारगम्य कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर बाहर कुछ अणु आ जा सकते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य, ठीक है। जैसे मान के चलिए अर्धपारगम्य कैसे समझेंगे? जैसे मान के चलिए कोशिका में बहुत सारे अंग हैं, ठीक है। अब वो जो अंग है वो इससे बाहर अंदर नहीं आ जा सकते हैं, ठीक। लेकिन मान लीजिए कि इसको जरूरत पड़ी ऑक्सीजन की, तो इसके अंदर ऑक्सीजन जा सकता है, इसके बाहर ऑक्सीजन आ सकता है, इसके अंदर हाइड्रोजन जा सकता है। यानी कि वैसे अणु जो अंदर बाहर आ जा सकते हैं वो उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक। अभी ये इसके अंदर अणु अंदर बाहर आ जा सकते हैं, इसलिए इसे हम अर्धपारगम्य कहते हैं, ठीक है। ये हो गया कोशिका। ये कोशिका झिल्ली जो होता है ये लिपिड प्रोटीन से बना होता है। लिपिड प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन। अब लिपिड प्रोटीन कहने का मतलब क्या है कि कोशिका झिल्ली जो होता है इसका दो परत होता है, ठीक है। एक परत जो होता है इसमें तीन परत होता है, दो नहीं एक्चुअली तीन, ठीक है। तो जो तीन परत जो होता है, जैसे मान के चलिए कि ये कोशिका हो गया, ठीक है। तो ये एक इसका बाहरी परत हो गया, इसके बाहर एक और ये परत हो गया, ठीक है। अब ये दोनों जो बाहर और अंदर वाला जो दोनों परत होता है ये प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। और बीच वाला जो परत होता है ये बना होता है लिपिड से। किससे बना होता है? लिपिड से। यानी कि लिपिड और प्रोटीन इसलिए कहा जाता है कोशिका झिल्ली को कि ये लिपिड प्रोटीन से बना होता है। क्यों? क्योंकि इसमें तीन परत होता है, अंदर वाला परत भी प्रोटीन का बना होता है, बाहर वाला परत भी प्रोटीन का बना होता है, और इसके इन दोनों प्रोटीन का बना हुए परतों के बीच में जो परत होता है उसे हम लिपिड कहते हैं। तो बीच वाला जो परत होता है किससे बना होता है? लिपिड से। और जो बाहर वाला होता है वो भी प्रोटीन से और अंदर वाला भी प्रोटीन से। तो ये थ्री लेयर से बने हुए होते हैं कोशिका झिल्ली। थ्री लेयर से क्या बने होते हैं? कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब हम कोशिका झिल्ली के बारे में समझ गए। चलिए अब आते हैं हम लोग जीव द्रव्य के बारे में समझते हैं, ठीक है। जीव द्रव्य क्या होता है? ये एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है। जीव द्रव्य क्या होता है? एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है।
ये एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है। इसमें 80% भाग जल होता है। इसमें 80% भाग क्या होता है? जल होता है। ये एक प्रकार क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। ठीक है। अब ये जो जीव द्रव्य होता है ये कोशिका के अंदर के सभी अंगों को स्टेबल रखने का काम करता है, यानी कि आपस में टकराने से बचाता है। ठीक है। कोशिका के अंगों को टकराने से बचाता है। ठीक है। इसका यही काम है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो जीव द्रव्य है ये होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला जो होता है वो होता है कोशिका द्रव, और जो दूसरा होता है वो होता है केंद्रिका द्रव। ठीक है। कोशिका द्रव किसे कहते हैं? तो जो ये कोशिका के बीच में जो द्रव पाया गया है ना, इसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है। और जो केंद्रिका द्रव होता है वो होता है, इसमें जो केंद्रक पाया गया है ना ये बीच में, इस केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे हम कहते हैं केंद्रिका द्रव। ठीक है। दोनों समझ में आ गए? कोशिका द्रव किसे कहते हैं? जो कोशिका के अंदर पाया जाता है उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है। और जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है उसे हम केंद्रिका द्रव कहते हैं। दोनों ही पानी है, दोनों ही जल है, दोनों बस यही अंतर है कि ये जो कोशिका के अंदर पाया जाएगा उसे हम कोशिका द्रव कहेंगे, जो केंद्रक के अंदर पाया जाएगा उसे हम केंद्रिका द्रव कहेंगे। ठीक है। ये हो गया हम लोग जीव द्रव्य के बारे में पढ़ लिए। ठीक है। अब हम समझते हैं इसके आगे। ठीक है। ये तो हो गया जीव द्रव्य। अब बात करते हैं कि जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? तो जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने किया था 1835 ईस्वी में। जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? डुजार्डिन। खोज खोज 1835 ईस्वी में डुजार्डिन ने किया था। ठीक है। नामकरण की बात किया करेगा कि इसका नामकरण किसने किया था? तो इसका नामकरण जो किया था वो किया था पुरकिंजे 1839 ईस्वी में। कब किया था? 1839 ईस्वी में। ठीक है। तो खोज की बात करेगा तो डुजार्डिन ने किया था। कब किया था? 1835 में। नामकरण की बात करेगा तो पुरकिंजे ने किया था। कब किया था? 1839 ईस्वी में। ठीक है। ये इन दोनों के बारे में हम लोग समझ गए कि इसका खोज डुजार्डिन ने किया 1835 में, और नामकरण जो किया था वो किया था पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में। ठीक है। ये हम जीव द्रव्य के बारे में समझ गए। आके हम इसके अंग के बारे में समझते हैं। ठीक है। चलिए आइए, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम इसके आगे समझते हैं। अभी हम इसके सभी अंगों के बारे में समझते हैं। ठीक है। कोशिका झिल्ली, और अभी तो हम लोग कोशिका झिल्ली और जीव द्रव्य के बारे में समझ गए। ठीक है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होती क्या है? इसे हम ऊर्जा गृह कहते हैं। इसे ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का काम करती है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम हमारे शरीर में क्या है? ये हमारे शरीर में ऊर्जा बनाता है। ठीक है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका खोज की बात करेगा कि इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था ऑल्टमैन ने। कब किया था? तो 1890 में। कब किया था? 1890 में। किसने किया था? ऑल्टमैन ने। किसका खोज किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया की। कब किया था? 1890 में। किसने किया था? ऑल्टमैन ने किया था। ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसका काम क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना। हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बारे में समझते हैं कि इसमें ऑक्सीश्वसन चलता है। क्या चलता है? ऑक्सीश्वसन। ठीक है। ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी? 38 एटीपी का निर्माण होता है। यह 38 एटीपी एक ग्लूकोज के बराबर होता है। यह 38 एटीपी कितने के बराबर होता है? एक ग्लूकोज के
बराबर होता है। यह एक ग्लूकोज, यह जो एक ग्लूकोज है, यह एक ग्लूकोज 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये हमारे शरीर में एक कोशिका में पाए जाने वाले एक माइटोकॉन्ड्रिया 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण कर दिया, ठीक है। अब समझिए कि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, अब सभी कोशिकाओं मिलकर के अलग अलग ऊर्जा निर्माण करेगी, ठीक है। तो एक कोशिका जब 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण कर रही है तो लाखों कोशिका है, तो लाखों, अब समझ गुणा कर लीजिए कितना हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। हम लोग को एक दिन में जो 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा कहीं उससे ज़्यादा कोशिका हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण कर देती है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा का निर्माण करता है। इसमें ऑक्सीश्वसन होता है, ऑक्सीश्वसन जब इसमें ऑक्सीजन मिलता है इसको तो ऑक्सीश्वसन होगा, और जैसे ऑक्सीश्वसन होगा तो क्रेब्स चक्र चलेगा, और क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप इसमें 38 एटीपी बनेंगे। 38 एटीपी एक ग्लूकोज के बराबर होता है, एक ग्लूकोज 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं ई आर, ठीक है। अब हम समझते हैं ई आर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम हिंदी में अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं, अंतःप्रदव्य जालिका, ठीक है, अंतःप्रदव्य जालिका। ये जो है हमारे शरीर में कंकाल का काम करता है। इसका काम क्या है हमारे शरीर में? कंकाल का, यानी कि हमारे शरीर में हड्डियों की तरह कंकाल का काम करता है। यानी कि ये जो है कोशिका में कंकाल के रूप में रहता है। कोशिका मान लीजिए कि ये कंकाल के रूप में नहीं रहेगा तो कोशिका पचक जाएगा, कोशिका स्टेबल इसको सेफ साइज प्रदान करता है। कौन? ये अंतःप्रदव्य जालिका, ठीक है। ये सेफ साइज प्रदान करने का काम करता है। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, ठीक है। कौन कौन होता है दो प्रकार का? तो एक होता है स्मूथ ईयर, और दूसरा होता है रफ ईयर, रफ ईयर, ठीक है। स्मूथ ईयर जो होता है वो निर्माण करता है वसा का, ये जो रफ ईयर है ये निर्माण करता है प्रोटीन। रफ ईयर किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का। स्मूथ ईयर वसा का निर्माण करेगा, ठीक है। चलिए, स्मूथ मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, स्मूथ मतलब होता है मुलायम। तो मुलायम जो है वो मुलायम का निर्माण करेगा। वसा कैसा होता है? चिपचिपा होता है, मुलायम होता है, इसलिए ये मुलायम का निर्माण करेगा, ठीक है। और जो रफ जो होता है ये खुरदरा होता है। रफ मतलब खुरदरा, तो ये खुरदरा चीज का निर्माण करेगा, इसलिए याद रखेंगे स्मूथ वाला किसका निर्माण करेगा? वसा का। और जो रफ होता है वो किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का, ठीक है। ये हो गया ई आर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदव्य जालिका। ये कंकाल का काम करता है कोशिका में, और दो प्रकार का होता है, स्मूथ ईयर और रफ ईयर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। अभी हम इसकी खोज के बारे में हम आप लोग को नहीं बताया कि राइबो अंतःप्रदव्य जालिका का खोज किसने किया था। तो इसका खोज हम लोग जान लेते हैं। इसका जो खोज किए थे उनका नाम है कीथ आर पोर्टर, कीथ आर पोर्टर, कीथ आर पोर्टर। कब किया था कीथ आर पोर्टर ने? तो 1945 ईस्वी में। कब किया था कीथ आर पोर्टर ने? 1945 ईस्वी में, ठीक है। कीथ आर पोर्टर ने कब किया था? 1945 ईस्वी, ठीक है। कीथ आर पोर्टर ने कब किया था? 1945 ईस्वी में किया था, ठीक है। अब आते हैं राइबोसोम के बारे में समझते हैं, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम को हम कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। इसे प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करने का काम इसी का है। पूरा प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। सबको प्रोटीन की आवश्यकता होगी तो कौन पहुंचाएगा? पहुंचाने का काम बड़ी बड़ी करता है, लेकिन यही निर्माण करके सबको देने का काम करता है, ठीक है। चलिए, इसको हम इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अब ये जो राइबोसोम है ये होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसका नाम होता है 70S, और जो दूसरा होता है उसका नाम होता है 80S, ठीक है। 70S जो होता है ये अविकसित कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अविकसित। अविकसित को हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये विकसित कोशिका में पाया जाता है। अविकसित किसे कहते हैं? जैसे में आप लोग नया नया समझते हैं कोरोना वायरस,
या फिर जीवाणु विषाणु ये सब कैसा होता है, अविकसित होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक उसे कहते हैं। जो विकसित होता है वो हम लोग जैसे हैं, पेड़ पौधा ये सब क्या है, विकसित है, तो विकसित में एटीएस पे आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों हम समझ गए, राइबोसोम समझ गए। अब आते हैं सेंट्रोसोम के बारे में समझते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम, ठीक है। अब राइबोसोम का खोज हमने बताया, हमने राइबोसोम का खोज जो किया था, इसका खोज किसने किया था, पैलेट ने किया था। कब किया था, 1955 में किया था। इसका खोज किसने किया था, पैलेट ने किया था। कब किया था, 1955 में किया था, ठीक है। ये हो गया राइबोसोम के बारे में। अब हम समझते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का जो काम होता है, इसका सेंट्रोसोम का काम होता है विभाजन करना। इसका काम क्या होता है, विभाजन करना। कोशिका के अंदर विभाजन में काम कौन करता है, सेंट्रोसोम। कोशिका के अंदर विभाजन में काम कौन करता है, सेंट्रोसोम। इसका खोज किसने किया है, तो सेंट्रोसोम का जो खोज किया है उस वैज्ञानिक का नाम है, इसका खोज बोबेरी ने किया था 1888 ईस्वी में। बोबेरी ने किया था। कब किया था, 1888 में किया था, ठीक है। इसका खोज किसने किया था, बोबेरी ने किया था। कब किया था, 1888 ईस्वी में। यानी कि सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था, बोबेरी ने किया था। कब किया था, 1888 ईस्वी में किया था, ठीक है। इसका काम क्या होता है, विभाजन करना। लेकिन अगर यही बात करेगा कि यह विभाजन जो है किसमें करता है, तो केवल जंतुओं में इसका विभाजन करने का काम है, जंतु कोशिका जो होता है उसमें। लेकिन पादप की बात करते हैं कि पादप कोशिका में विभाजन कौन करता है, तो पादप कोशिका में विभाजन का काम सेल प्लेट करता है। पादप कोशिका में विभाजन कौन करता है, सेल प्लेट करता है। इसको हम आगे जब पादप कोशिका पढ़ेंगे तो उसमें समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया सेंट्रोसोम। अब हम समझते हैं लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। चलिए, लाइसोसोम का काम क्या होता है, इसका खोज जो किया था, इसका खोज किसने किया था, डी डुबे ने। इसका खोज डी डुबे ने किया था 1955 में। कब किया था, 1955 में। किसने किया था, डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम एक प्रकार का एक प्रकार समझिए कि आत्मघाती थैला होता है, ठीक है। आत्मघाती थैला, इसके पास लाइसोसोम जो होता है, ये एक प्रकार का, इसके पास एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। यह इस जल अपघटक एंजाइम से जो कोशिका कार्य नहीं करती है, या फिर मान लीजिए जो कोशिका खराब हो गई है, कोशिका के जो अंग खराब हो गए हैं, उन सबको मार करके गला करके बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। इसलिए इसे हम आत्मघाती थैला कहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई कोशिका काम नहीं कर रही है, पूरी कोशिका खराब हो गई, तो खुद उसमें लाइसोसोम जो होता है खुद को फाड़ लेगा और फाड़ करके पूरे कोशिका को मार देगा और पूरे कोशिका को गला करके बाहर निकालने का काम करता है। कौन, लाइसोसोम। इसका काम क्या होता है, इसे हम आत्मघाती थैला कहते हैं। आत्मघाती थैला, ठीक है। ये खराब कोशिका के अंगों को गला करके बाहर निकालने का काम करता है। इसके द्वारा, तो जल अपघटक एंजाइम के द्वारा। इसके पास क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। उसी जल अपघटक एंजाइम से यह उस कोशिका के खराब अंगों को गला करके बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये हो गया लाइसोसोम। अब समझते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होता है इसे हम रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं, रसधानी। वैक्यूल्स को कहते हैं रसधानी। इसका काम जो होता है वो होता है जल संचित करना। जल संचित करना, यानी कि कोशिका में इसका काम जल को संचित करना, ठीक है। ये जल को स्टोर करता है, संचित करता है, ठीक है। इसका खोज निर्धारण नहीं है, इसलिए इसका खोज नहीं बता रहे, ठीक है। अब ये जल स्टोर करेगा। अब बात करता है कि ये किसमें बड़ा और छोटा पाया जाता है। तो बड़ा छोटा की बात करेगा तो ये पादप में बड़ा पाया जाएगा, क्योंकि अधिक जल की आवश्यकता पादप को होती है, और जंतुओं में ये छोटा पाया जाता है, क्योंकि जंतु को पादप की अपेक्षा कम जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये हो गया रसधानी, ये जल संचित करने का काम करता है। चलिए, अब आते हैं हम लोग गल्जी बॉडी। गल्जी बॉडी, या फिर इसी को हम लोग गल्जी काय भी कहते हैं, ठीक है। गल्जी बॉडी का खोज किसने किया था, तो कैमिनो गल्जी ने किया था। कैमिनो गल्जी ने किया था। कब किया था कैमिनो गल्जी ने, 1898 में किया था, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है परिवहन करना, ठीक है। इसका काम क्या होता है, परिवहन करना।
परिवहन करना। परिवहन करने का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए कोई भी पदार्थ इसमें बन रहा है, कोई भी जैसे मान लीजिए वसा, प्रोटीन, खनिज और सब चीज़ बन रहा है, मान लीजिए किसी अंग को आवश्यकता है, तो वो अंग खुद से उसके पास पहुंचाने के लिए नहीं लेके जाएगा, पहुंचाने का काम कौन करेगा, ये गल्जी बॉडी। परिवहन का काम यातायात का काम करता है, यानी किसी को कोई चीज़ की जरूरत पड़ गई तो यही उसके पास पहुंचाने का काम करता है, कौन, गल्जी बॉडी। ठीक है, चलिए ये हो गया गल्जी बॉडी। अब हम समझते हैं केंद्र। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग केंद्र समझेंगे, बहुत टाइम हो गया इसमें। चलिए, जय हिंद।